गांधी-वाड्रा परिवार के नेतृत्व का विरोध कर रहे कांग्रेस के नेताओं के साथ सोनिया गांधी की बैठक के ठीक पहले आरजेडी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार विधानसभा चुनावों में मिली हार का जख्म अभी तक भरा नहीं है, इसलिए आरजेडी ने सोनिया गांधी से कहा कि वे अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के बारे में निर्णय लेते वक्त पुत्रमोह का त्याग करें। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बैठक होने जा रही है, पता नहीं उस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की हालत बिना पतवार की नाव की तरह हो गई है। कोई इसका खेवनहार नहीं। राहुल गांधी में लोगों को उत्साहित करने की क्षमता नहीं। जनता की बात तो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी के लोगों का ही भरोसा अब उन पर नहीं है, इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी से मुंह मोड़ रहे हैं। एक तरफ सोनिया गुट के नेता ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी के 99.9% नेता राहुल गांधी को पार्टी के अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद सोनिया जी अध्यक्ष के रूप में पार्टी को किसी तरह से खींच रही हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। मुझे याद है कि सीताराम केसरी के जमाने में पार्टी किस तरह डूबती जा रही थी। वैसी हालत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली थी और पार्टी को सत्ता में पहुंचा दिया था। हालांकि उनके विदेशी मूल को लेकर काफी बवाल हुआ था। बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी में भी नेतृत्व को लेकर गंभीर संदेह व्यक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि आज सोनिया जी के सामने एक यक्ष प्रश्न है, पार्टी या पुत्र, या यूं कहिए कि पुत्र या लोकतंत्र। कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मैं नहीं जानता हूं कि मेरी बात उन तक पहुंचेगी या नहीं, लेकिन देश के समक्ष जिस तरह का संकट मुझे दिखाई दे रहा है, वही मुझे अपनी बात उनके सामने रखने के लिए मजबूर कर रहा है। सोनिया गांधी की बैठक में अध्यक्ष पद के चुनाव से लेकर सबसे स्वीकृत चेहरे पर भी बात होने की संभावना है और सोनिया गांधी की कोशिश राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगवाने की है। हालांकि राहुल फिलहाल इसके लिए राजी नहीं दिख रहे। बैठक में उन्हें इसके लिए मनाने की कोशिशें हो सकती हैं। पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि वे चाहते हैं कि गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता अध्यक्ष चुन लिया जाए। तब मुकुल वासनिक, मीरा कुमार जैसे कुछ नेताओं के नाम पर चर्चा हुई। अब अगर राहुल अध्यक्ष पद के लिए तैयार नहीं होते हैं तो परिवार से बाहर के किसी नेता को पार्टी की कमान देने पर मंथन हो सकता है। ऐसे में गांधी परिवार के किसी करीबी और भरोसेमंद को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। करीब 175 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक की मुश्किलें कम होती नहीं दिखती। टॉप्स ग्रुप के साथ मिलकर किए गए घोटाले की जांच ईडी कर रही है। इस मामले में ईडी प्रताप सरनाइक से पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रताप सरनाइक पर एक और गंभीर आरोप लगाया। किरीट सोमैया कल्याण के तहसीलदार को एक ज्ञापन देते हुए शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक पर 250 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिटवाला के पास 78 एकड़ जमीन घोटाले का खुलासा हुआ। उन्होंने कहा कि सरनाइक का यह तीसरा घोटाला है। सोमैया ने प्रताप सरनाइक को चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो मेरे ऊपर 1 रुपए का मानहानि का दावा करके दिखाओ। सोमैया ने कहा कि मैंने इसकी जांच के लिए कल्याण के तहसीलदार से निवेदन किया है। राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ठाणे में प्रताप सरनाइक ने विहंग नामक 13 मंजिला 2 इमारतें बेच डाली, जिनका एनओसी तक नहीं था, जिसे 2014 में ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तोड़ने का नोटिस दिया था। इसके बावजूद बिल्डिंग बनाकर बेच दी गई। प्रताप सरनाइक ने गरीब और सामान्य लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उद्धव सरकार इसके निष्पक्ष जांच करवाएगी। किरीट सोमैया ने प्रताप सरनाइक को खुली चुनौती दी है कि वो उनके खिलाफ मानहानि का दावा करके दिखाएं। इससे पहले प्रताप सरनाइक ने कंगना रनौत को विशेषाधिकार का नोटिस भिजवाया था। रनौत ने कथित तौर पर एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय के छापे के दौरान सरनाइक के पास से पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड बरामद किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे सरनाइक ने कहा उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले के कार्यालय में रनौत के खिलाफ नोटिस दिया है। प्रताप सरनाइक ने कहा कि ईडी को उनके आवास पर छापेमारी के दौरान पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिलने के कथित ट्वीट के लिए उन्होंने ये नोटिस दिया। कंगना रनौत के साथ प्रताप सरनाइक की तकरार पहले से जारी है। सरनाइक ने कहा कि झूठी खबरों के जरिए मुझे बदनाम किया। मेरा परिवार और मैं ईडी की जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी ने 24 नवंबर को उनके कार्यालय पर छापा मारा था। सरनाइक ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। शिवसेना विधायक ने कहा कि ईडी के छापे के दौरान मेरे यहां से कुछ भी अवैध सामग्री जब्त नहीं की गई। लेकिन बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रताप सरनाइक पर 250 करोड़ के जमीन घोटाले के जो आरोप लगाए, उस पर शिवसेना और प्रताप सरनाइक दोनों ने चुप्पी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
झूठे आरोप लगाने और फर्जी अफवाहें फैलाने का काम कांग्रेस के नेता बड़ी आसानी से करते हैं और पोल खुलने के बाद माफी भी उसी तरह से मांग लेते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ जिस तरह से झूठे आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, कुछ उसी तरह से जयराम रमेश ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर आरोप लगाए। जयराम रमेश ने कारवां मैगजीन के सुर में लाते हुए अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल के खिलाफ तथ्यहीन आरोप लगा दिए। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो जयराम रमेश ने झट से माफी मांग ली। विवेक डोभाल द्वारा दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान जयराम रमेश ने अपना माफीनामा सौंपा। विवेक डोभाल ने आपत्तिजनक लेख और बयान के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। जब जयराम रमेश ने माफी मांगी तो बड़ा दिल दिखाते हुए विवेक डोभाल ने उनके माफीनामे को स्वीकारते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि का केस वापस लेने का फैसला कर लिया। जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने क्षणिक आवेश में विवेक डोभाल के खिलाफ बयान दे दिया और कई आरोप लगाए, क्योंकि उस समय चुनाव का भी माहौल था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें ये सब कहने से पहले अपने दावों की पुष्टि कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वो कारवां के लेख को पढ़कर भ्रम में पड़ गए थे। कारवां मैगजीन के खिलाफ केस चलता रहेगा। मैगजीन में एक लेख के माध्यम से आरोप लगाया गया कि विवेक डोभाल कई कंपनीज के एक बड़े नेटवर्क का संचालन करते हैं और उन्होंने नोटबंदी के दौरान बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी को व्हाइट किया। दावा किया गया था कि जहां अजीत डोभाल टैक्स हेवेंस के खिलाफ क्रैकडाउन की बातें करते हैं, वहीं विवेक टैक्स चोरी कर संपत्ति बना रहे हैं। जयराम रमेश ने भी इसी लेख के आधार पर बयान दिए थे और दावा किया था कि उनका बयान आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि सभी चीजें सार्वजनिक डोमेन से बाहर आ चुकी हैं। उन्होंने खुद को सार्वजनिक व्यक्ति बताते हुए कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है, जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाएं। सुनवाई की शुरुआत में ही विवेक डोभाल ने कहा कि ये मामला आने वाले वर्षों में उनके परिवार पर एक धब्बे की तरह है। अपने पिता अजीत डोभाल के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि उनका पूरा जीवन इस देश के दुश्मनों से लड़ते हुए बीता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वे अपने बेटे को अवैध गतिविधियों को अंजाम देने की अनुमति दे दें। कारवां के इस लेख में डोभाल परिवार को डी कंपनी का नाम दिया गया, जिसका इस्तेमाल 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी और कुख्यात आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के गैंग के लिए किया जाता है। लेख में यह आरोप लगाया गया था कि अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल कैमेन आइलैंड, जो कि टैक्स हेवन के रूप में माना जाता है, में हेज फंड चलाते हैं। रवीश कुमार ने यहां तक लिखा था कि डी कंपनी अभी तक दाऊद का गैंग ही होता था, अब भारत में एक और डी कंपनी आ गई है। दावा किया गया था कि ये हेज फंड 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की घोषणा के 13 दिन बाद रजिस्टर्ड किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बंगाल की सियासी हवा केसरिया रंग में रंग चुकी है। यही वजह है कि अमित शाह के बंगाल पहुंचते ही क्या टीएमसी, क्या कांग्रेस, क्या सीपीएम और क्या सीपीआई, हर पार्टी के विधायक, नेता और कार्यकर्ता भगवा रंग में रंगे जाने के लिए उमड़ पड़े। अमित शाह की मौजूदगी में ममता सरकार के मंत्री रहे शुवेंदु अधिकारी के अलावा टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के 10 विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके अलावा टीएमसी सांसद सुनील मंडल भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने वालों में टीएमसी के 6, सीपीएम के 2, सीपीआई का 1 और कांग्रेस का 1 विधायक शामिल है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का दावा है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों की संख्या 60 से 65 तक हो सकती है। मतलब कि ये ममता बनर्जी की पार्टी का सुपड़ा बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही साफ करने का इरादा रखती है। यही वजह है कि रैली में अमित शाह ने कहा कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी 200 सीटें जीतने जा रही है। अमित शाह की ये रैली बंगाल की सियासत में बड़ा बदलाव लेकर आई। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपने 3 दशक कांग्रेस को दिए, 27 साल वामपंथियों और 10 साल ममता दीदी को, 5 साल बीजेपी को दीजिए। हम सोनार बांग्ला का सपना पूरा करेंगे। इससे पहले बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखा दी है। उन्होंने दिखाया कि वे अपने वादों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें जितना प्यार और सम्मान दिया उतना टीएमसी में कभी नहीं मिल पाया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने उनके लिए जितना किया उतना टीएमसी कभी नहीं कर पाई। रैली को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल और उसकी जनता की हर आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।
उन्होंने खुलासा किया कि वे कई वर्षों पहले से अमित शाह से जुड़े हुए हैं, लेकिन शाह ने कभी भी उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए नहीं कहा। जब उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था तब एक भी टीएमसी के नेता ने उन्हें पूछा तक नहीं, पर अमित शाह ने उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि उस दौरान अमित शाह ने 2 बार उन्हें कॉल किया था। शुभेंदु अधिकारी ने स्थानीय नेताओं से कहा कि न तो उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं, न ही उन पर कोई निर्देश थोपना चाहते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता की तरह कार्य करेंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी और टीएमसी पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने लायक ही नहीं रहेगी। मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी के हजारों समर्थक वहां पहले से ही जुट गए थे। उन्होंने सबसे पहले अखंड मिदनापुर की मिट्टी और इसके इतिहास को प्रणाम करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, ये खुदीराम बोस और माटोगिनी हजारा की पवित्र भूमि है। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई इस देश की आन बान शान हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने शुभेंदु अधिकारी का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि उन दोनों ने मिलकर पूर्व में मिदनापुर के लिए न जाने कितनी ही लड़ाइयां लड़ी। पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने खुलासा किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही शुभेंदु अधिकारी की उनसे बीजेपी में शामिल होने को लेकर बातचीत चल रही है। इसके पहले शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे को स्वीकार करने से पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शुभेंदु का इस्तीफा न तो सदन के नियमों के अनुरूप है और न ही संविधान के प्रावधानों का पालन करता है। उन्होंने कहा कि शुभेंदु ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपना इस्तीफा नहीं सौंपा और वे इसे लेकर निश्चित नहीं हैं। उनका ये कदम स्वेच्छा से लिया गया है और वास्तविक है। कभी कंगना रनौत तो कभी अर्नब गोस्वामी से अपना हिसाब किताब करने में लगी उद्धव ठाकरे की सरकार को सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर याद दिलाया कि उन्हें कौन कौन से काम करने थे जिसे अब तक नहीं किया गया। सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे से कहा, प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदायों के विकास के लिए आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन करने समेत 4 सूत्रीय पहल की जाए। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी HK पाटिल ने इस बात की पूरी जानकारी दी। इसके बाद उद्धव ठाकरे के बचाव में तुरंत संजय राउत सामने आए और कहा, सोनिया गांधी की चिट्ठी कोई दबाव की राजनीति नहीं है, बल्कि जो बातें उन्होंने कही है वही अच्छी बातें हैं। HK पाटिल ने कहा कि कांग्रेस दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में शामिल होने के कारण हम इन वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के लिए ज्यादा सजग हैं। इन समुदाय के प्रबुद्ध लोगों का हाल ही में एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। पाटिल का कहना है कि सोनिया ने ठाकरे से जिस 4 सूत्री पहल करने के लिए कहा है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए उनकी आबादी के अनुपात में बजट आवंटित करने का सुझाव प्रमुख है। सोनिया ने ठाकरे से ये भी कहा कि सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों के सरकारी ठेकों और परियोजनाओं में SC/ST समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू की जाए। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में इन समुदायों के लिए आरक्षित पदों में रिक्तियों को भरा जाए। सोनिया गांधी की चिट्ठी पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि यह अच्छी बात है। संजय राउत ने कहा, यदि कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा सामने आया है जो महाराष्ट्र और राज्य के लोगों के हित में है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये कोई दबाव की राजनीति नहीं है। संजय राउत ने कहा कि सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी और शरद पवार की महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। महाविकास अघाड़ी की सरकार जब बनी तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया गया था। महागठबंधन सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण न्यूनतम साझा कार्यक्रम का काम लंबित है। कोरोना के कारण सरकार पर बहुत अधिक काम का बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई दबाव नहीं। सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था और याद दिलाया था कि महाराष्ट्र में किस आधार पर सरकार बनाई गई थी। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां शिवसेना, NCP और कांग्रेस के गठबंधन में सरकार बनी। पत्र में सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को दलितों और आदिवासियों के लिए किए गए वादों को याद दिलाया। उन्होंने दलितों और आदिवासियों के संबंधित योजनाओं और बजटीय आवंटन को लेकर मुद्दों को भी उठाया। HK पाटिल ने कहा कि SC/ST वर्गों के युवाओं के लिए शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ छात्रवृत्ति योजनाओं एवं छात्रावास सुविधाओं का विस्तार किया जाए। पाटिल ने यह भी बताया कि मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया चल रही है और अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा।